पेपर शुरू करते हैं। डे 21 पार्ट 2। अभी हम लोग पढ़े थे क्या, डी रिकग्निशन। उसमें या तो फुल डी रिकग्नाइज कर सकते हो या पार्शियल कर सकते हो। पार्शियल का तुमको पता है 3 केस होता है, या तो केसों में 3 डेफिनेशन, स्ट्रिप में इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, उसका कुछ परसेंटेज ऐसे करके। केस बी जब तीनों डेफिनेशन मैच नहीं करता है, फर्स्ट या लास्ट वाला, या केस सी वो तो केस से रिलेटेड है कि सर्विस चार्ज। ठीक है, इस लेक्चर में भी हम लोग बात करेंगे डी रिकग्निशन पे। ठीक है, लेकिन ये जो डी रिकग्निशन है वो स्पेशल केसेस। डी रिकग्नाइज कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट का, लेकिन स्पेशल केस क्या क्या। चलो पहले स्पेशल केस का बात करते हैं हम लोग। चलो पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले वर्ड बता देते तुमको या समझो। जब भी कोई एसेट को डी रिकग्नाइज कर रहे हैं, मतलब बुक से बाहर जा रहे हैं, तो जो भी सामान हमारा एसेट बाहर जा रहा है उसके ऊपर जो भी हमारा रिस्क है या रिवॉर्ड्स है, रिस्क एंड रिवॉर्ड को हम लोग ओनरशिप जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे ही बुक से निकालेंगे तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना, डी रिकग्नाइज तभी होगा जब रिस्क और रिवार्ड हम लोग ट्रांसफ़र करें। ओके, चलो अब बात करते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस पहला, बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग क्या है, याद है कि क्या हुआ कि कोई आदमी हमारा डेटर हमको BR दिया, बिल रेसिवेबल 3 महीने बाद का दिया। उसका दाम था सर का क्वेश्चन में और सर को मिला एक 10 लाख का BR, 3 महीने के बाद उसका मेचोरिटी है। सर को भी पैसा चाहिए था, सर बैंक गए, बिल डिस्काउंट करवाया और पैसा ले लिया। उनको मिला 9 लाख रुपये। तो जर्नल एंट्री क्या हुआ, 10 लाख का बिल था, 3 महीने बाद मिलना था, आज डिस्काउंट किया तो सर को मिला 9 लाख। तो जर्नल एंट्री क्या हुआ, अभी तक क्या बना था, बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख, लॉस ऑन डिस्काउंटिंग या डिस्काउंट ऑन बिल 1 लाख, टू BR 10 लाख। ये जर्नल एंट्री बना देते हैं, लेकिन ये गलत एंट्री है। क्यों भाई, क्यों है गलत एंट्री? गलत एंट्री ये इसीलिए है क्योंकि एक बात बताओ, क्या हुआ कि अब हमने तो डिस्काउंट करा लिया बिल को, 3 महीने के बाद बैंक गया हमारे क्रेडिटर के पास कि पैसा ला, डेटर पैसा दिया नहीं, तो बैंक क्या करेगी कि छोड़ देगी हमको, डेटर तो मेरे पास वापस आएगी और हमसे पैसा लेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिल था वो हो गया, क्या उसको कहते हैं, क्या हम लोग उसको बोलते थे, याद होकर पढ़ते थे हम लोग कि बिल डिसऑनर्ड कर दिया गया। तो बिल डिसऑनर होकर तो फिर मेरे पास आएगा कि हमको बैंक मेरे से पैसा मांगेगी। तो एक बात बताओ, जब हम लोग 2 BR किए थे तो BR तो हमारे अकाउंट से चला गया, हमारे बुक से चला गया, मतलब डी रिकग्नाइज कर दिए। जब डी रिकग्नाइज कर चुके हैं, जब उसका ओनरशिप ही नहीं मेरे पास नहीं, तो तुम बैंक मेरे से किस बात पे पैसा मांगेगा? वो तो इसी बात मानेगा कि वो तो यही सोच रहा है कि ये जो BR है वो भी मेरा है, लेकिन मेरा बुक्स तो बोल रहे थे भाई ये BR मेरा नहीं है। तो गलत एंट्री हम लोग कर दिए थे एस के हिसाब से। इंड एस क्या बोलता है, इंड एस ये बोलता है कि भाई BR को जब आप डिस्काउंट करा रहे हो तो उसको क्रेडिट नहीं कर सकते हो, उसको अपने बुक से डी रिकग्नाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम रिस्क और रिवार्ड दोनों तो आप ट्रांसफ़र नहीं किए हो बैंक को, राइट। तो उसके लिए इंड एस क्या बोलता है कि जब आप बैंक से BR डिस्काउंट कराओगे ना, तो उसको BR डिस्काउंटिंग मत समझो, उसको लोन समझो। 10 लाख का BR था, तुम उसको डिस्काउंटिंग कराया, बैंक तुमको 9 लाख दिया, तो तुम अपना जर्नल एंट्री लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट 9 लाख टू FL फिनेंशियल लायबिलिटी। फिनेंशियल लायबिलिटी किस चीज़ का, लोन का। कैश बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख टू फिनेंशियल लायबिलिटी 9 लाख। हमने लोन लिया, लेकिन किसके मॉर्गेज पे लिया है, BR के, क्योंकि BR को भी हम लोग अपने डी रिकग्नाइज नहीं कर सकते। तुमको बता दें क्योंकि रिस्क रिवार्ड अभी भी मेरे ही पास है, ये कर दिए। 3 महीना के बाद या फिर जब ईयर एंड, मतलब जब भी तुम ख़त्म होने वाला है, जो भी मेच्योरिटी पीरियड है, उस दिन जो तुम्हारा लॉस होने वाला, जो लॉस हुआ तुम्हारा डिस्काउंट कराने का 1 लाख का, तो तुम उसको इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू FL कर सकते हो, या फिर जो भी डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू FL कर सकते हो। ये तुम्हारा FL में चला जाएगा, तो FL तुम्हारा 10 लाख का, पहला एंट्री में FL 9 लाख का हुआ था, उस टाइम लोन को 9 लाख भी किया था, अब फिर से इंटरेस्ट या फिर जो भी डिस्काउंट था उसको 1 लाख और कैपिटलाइज कर दिया, तो 10 लाख का हो गया तुम्हारा FL। अब FL को तुम जो इसको तुम अभी तक लोन मान रहा था, 3 महीने के बाद बैंक को पैसा मिल जाएगा उस डेटर से, राइट, या जो भी होगा। अगर बैंक से उसको पैसा मिल जाता, बैंक को पैसा मिल जाता डेटर से, तो डेटर लोन हमारा खत्म, जो तो बैंक हमारा लोन खत्म कर देगी। तो लोन हमारा जब खत्म होगा, तो लोन अभी हमारा क्रेडिट चल रहा था, लोन खत्म होगा तो डेबिट हो जाएगा, तो FL अकाउंट डेबिटेड टू, तो कैश दे के थोड़ी लोन खत्म कर रहे हैं, जो हमारा BR था उसको दे के खत्म कर रहे हैं, तो BR टू BR कर दो। उस टाइम एग्जैक्ट ओनरशिप ट्रांसफर हो गया बैंक को, अब उस ओनरशिप के ऊपर बैंक दूसरे डेटर हमारे डेट से पैसा ले लेगी, तो ये एंट्री बन जाएगा। क्या पहला एंट्री हमारा बना, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। हमने सोचा कि हमने लोन लिया है BR के जगह पर, BR के मॉर्गेज पे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन 9 लाख रुपया।
जिस दिन बी आर वो मेट कर जाएगा तो 1 लाख का जो भी आपकी एक्सपेंस होने वाला है, एक्सपेंस जो हुआ था उसको लिखेंगे इंटरेस्ट लोन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू लोन। अब लोन हो गया तुम्हारा पहले में 9 लाख का, अब इसमें 1 लाख, 10 लाख का हो गया लोन। अब लोन खत्म करोगे तो अपने बुक से हटाओगे तो एक क्रेडिट में था, डेबिट कर दो, FL अकाउंट डेबिटेड टू, कैश देके तो खत्म नहीं करो, क्या देके खत्म करो, BR खत्म, BR देके तो BR से कर दो, हो गया। ऐसे करके तुम्हारा BR उसी टाइम तुम अपने बुक से किया जब तुम उसको एग्जैक्टली डी रिकग्नाइज किया। डी रिकग्नाइज कब होता है, जब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इससे क्लियर हो गया कि जब हमारा रिस्क एंड रिवार्ड जाएगा तभी डी रिकग्नाइज करेंगे, ओके। अब आते हैं स्पेशल केस 2 पे, फैक्टराइंग। फैक्टराइंग याद है तुमको क्या है? फैक्टराइंग का मतलब होता है सेल ऑफ डेटर। जो हमारा डेटर है उसको हम लोग बेच रहे हैं, याद है हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़े थे, वही चीज़ है। तो डेटर हम लोग डेटर को बेच रहे हैं, जब डेटर को बेच रहे हैं तो हम लोग क्या एंट्री लिखेंगे, जैसे हमारा 10 लाख का डेटर था, फैक्टर कौन हुआ, जो एजेंसी खरीद रहा है हमारे डेटर को, तो वो एजेंसी हमसे डेटर खरीद के बाद में उसी से पैसा लेती है। तो एंट्री क्या लिखते थे, जैसे कि 10 लाख का डेटर था, फैक्टर हमको 9 लाख रुपया दे रहा है क्योंकि 1 लाख का उसको प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। तो एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख, PL अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डेटर 10 लाख। एक बात बताओ, अगर जो केस बनता है कि हो सकता है कि एग्रीमेंट में लिखा हो कि भाई फैक्टर आपको अभी 9 लाख रुपये दे रही है, आपको कैश का रिक्वायरमेंट था, आपको 9 लाख रुपये दे रही है, लेकिन आपसे डेटर 10 लाख का लेगी। अब वो जाएगी डेटर से पैसा लेने, तो हो सकता है डेटर उसको 9,80,000 रुपया दे, 20,000 नहीं दे। और एग्रीमेंट में लिखा हो कि अगर जितना हमको लॉस होने वाला है फैक्टर को जो भी बैड डेट होगा वो मेरे से ले लेगा, तो फिर से 20,000 तो हमको देना ही पड़ जाएगा। तो डेटर को जो डी रिकग्नाइज किए हैं वो तो नहीं सच में तो नहीं हुआ, क्योंकि रिस्क एंड रिवार्ड तो हम लोग ट्रांसफर ही नहीं किए। डेटर से रिलेटेड जो भी रिस्क हो वो भी मेरे पास है, क्योंकि 20,000 तो हमको देना ही पड़ रहा है, तो ये तो गलत एंट्री हो जाएगा। तो इसका एंट्री कैसे बनेगा, ठीक वैसी BR की तरह एंट्री बनेगा। अब इसको भी हम लोग लोन मानेंगे, पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू FL, उसको लोन मान लो 9 लाख रुपया का, या फिर जो भी अमाउंट का तुमको जितना क्या प्रोसीड तुमको दे रहा है फैक्टर उतना का लोन बनाओ। उसके बाद जब जो भी तुम्हारा लॉस हुआ, मतलब कि बीच का जो डिफरेंस हुआ इंटरेस्ट या लॉस ऑन फैक्टराइंग, उसको तुम लोन के साथ मैच कर दो, मतलब कैपिटलाइज कर दो। जैसे कि BR में कहते हैं एग्जैक्ट इस पर भी एंट्री बनेगा, उसको कर दो लोन के साथ कैपिटलाइज। तो तुम्हारा पहले में FL बना था 9 लाख का जब तुमको कैश मिला, फिर 1 लाख का, फिर इंटरेस्ट या लॉस ऑन फैक्टरिंग किया 1 लाख का, तो टोटल तुम्हारा FL हो गया 10 लाख का। उसके बाद जब तुम अब जिसको लोन समझ रहे थे उसको ख़त्म करो, तो FL जो अभी लोन क्रेडिट होता है उसको डेबिट कर दो, FL अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब तुम्हारे डेटर का सही में रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया, तो डेटर को डी रिकग्नाइज कर दो, हो गया, टू डेटर चला गया। तो ऐसे करके तुम्हारा जनरल एंट्री बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कब हुआ, ये जनरल एंट्री तब माना जाएगा, अरे यार गिर गया, ये जनरल एंट्री तब होगा जब हमारा जो अग्रीमेंट है हमारे फैक्टर के साथ, क्या कि फैक्टर हमसे जितना उसको लॉस होगा, जितना बैड डेट होगा वो हमसे आगे पैसा ले लेंगे, तभी ये वाला होगा। क्योंकि रिस्क एंड रिवार्ड तो हम लोग कब ट्रांसफर कर रहे हैं, लास्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं ना, जब उस फैक्टर को पैसा मिल गया तब उसको हम लोग डी रिकग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क अभी भी मेरे पास है, ठीक है। ये हम आगे चले गए, पीछे से ले चलते हैं। ये जो एग्रीमेंट होता है फैक्टरिंग का 3 तरह का एग्रीमेंट होता है। पहला फैक्टरिंग विथ फुल रिकोर्स, फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स, फैक्टरिंग विथ पार्शियल रिकोर्स। रिकोर्स का मतलब क्या होता है कि जो रिस्क है, रिकोर्स को तुम मान लो कि रिस्क ठीक है। तो फैक्टरिंग विथ फुल रिकोर्स का मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी है ना वो रिस्क अपने पास रखी हुई है, रिस्क को रिटेन की हुई है कि 10 लाख का डेटर बेच रहे हो तुमको और तुम हमको 9 लाख दे रहे हो, लेकिन अगर तुमको मार्केट से 10 लाख रुपया तुमको नहीं मिला तो बाकी का जितना भी कमी रुपया होगा वो हम तुमको देंगे। तो रिस्क अभी भी मेरे पास, कितना रिस्क है मेरे पास, फुल रिस्क पता है, फुल रिकोर्स है, तो पूरा रिस्क मेरे पास, ठीक है। ये पहला हो गया फैक्टरिंग विथ फुल रिकोर्स। दूसरा होता है फैक्टरिंग विथ नो रिकोर्स। तुम बोलोगे फैक्टर को सुनो, हाँ तुमको 9 लाख दे रहे हो, हम तुमको 10 लाख का डेटर देंगे, डेटर तुमको पैसा नहीं देगा तो मेरे पास होता है, हम नो रिकोर्स कर रहे हैं, मेरे पास नो रिस्क है, कोई रिस्क नहीं, ठीक है। तीसरा होता है फैक्टरिंग विथ पार्शियल रिकोर्स। पार्शियल रिकोर्स का मतलब क्या होता है कि पार्शियल रिस्क है मेरे पास, भले ही तुमको हमको 9 लाख रुपया दे रहे हो, हम तुमको 10 लाख का डेटर दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम तुमको सिर्फ 20,000 का अपने ऊपर रिस्क मानेंगे। भले ही तुमको मार्केट से 1 लाख रुपया नहीं मिले, मार्केट से तुमको 50 लाख, तुमको पूरा 10 लाख रुपया नहीं मिले, लेकिन हम तुमको सिर्फ 20,000 रुपया देंगे,
तुम हमको 9 लाख रुपया दिए थे, हम तुमको 10 लाख का डेटर दिए, डेटर तुमको सिर्फ 8 लाख रुपया दिए, तुमको 2 लाख का, तुमको हो गया 2 लाख का लॉस। मेरे पास मत आना, हम तुमको सिर्फ 20,000 रुपया दें। ये है पार्शियल रिकोर्स, ठीक है। अभी तुमको सबसे पहले एंट्री बताया, तीनों एंट्री कि उसको लोन मानना है, जो डेटर दे रहे हैं उसको लोन मानना है। कब मानना है? जब रिस्क एंड रिवार्ड मेरे पास है। कब है रिस्क एंड रिवार्ड मेरे पास? जब हम लोग कर रहे हैं फैक्टरिंग विथ फुल रिकोर्स। फुल रिकोर्स मतलब विथ फुल रिस्क, तो पूरा रिस्क मेरे ही पास है, तो रिस्क को ट्रांसफर हम लोग नहीं किए। जब रिस्क को ट्रांसफर नहीं किए तो वह उसको लोन मानेंगे। वहीं दूसरा बात करेंगे फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स, मतलब विदाउट रिस्क। जब हमारे पास कोई रिस्क ही नहीं है, तो जब हमारे पास कोई रिस्क नहीं है मतलब रिस्क हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं, तो अपने डेटर को तो हम लोग डी रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो नॉर्मल एंट्री बना दो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल जो भी तुम्हारा लॉस ऑन डिस्काउंटिंग होता है टू डेटर, बन गया, नॉर्मल एंट्री हो गया, ठीक। वहीं अब तीसरा केस आता है फैक्टरिंग विथ पार्शियल रिकोर्स। इसमें क्या कि आगे देखते हैं, इसको समझने के लिए तुमको एग्जाम्पल 7 देखना होगा, पेज 33.28 में। इसमें क्या होता है मेरे भाई कि क्या बोला है क्वेश्चन ये बोला है कि 5 लाख का तुम्हारे पास डेटर था, तुम फैक्टर के पास गए, फैक्टर को बोले, फैक्टर बोल रहा है कि 4.5 लाख रुपये आपको देंगे, तुम हमको 5 लाख का डेटर भेज दो। हम बोले ठीक है, ओके। तो उसका हम लोग डेटर बेच तो देंगे, लेकिन और ये क्वेश्चन है किसका? फैक्टरिंग विथ पार्शियल रिकोर्स का, ठीक है। पार्शियल रिकोर्स का मतलब तुमको पता है कि हमारे पास कुछ रिस्क है, ओके। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 5 लाख का डेटर है, 4.5 लाख रुपये हमको फैक्टर दे रहा है, ठीक है। उसमें जो हम है, कंपनी जो है, कंपनी बोली है कि हम तुमको 20,000 रुपये तक का हम तुमको रिस्क मानते हैं। तो तुमको अगर 20,000 रुपया तुमको नहीं दिया, मतलब 5 लाख का सामान, 5 लाख का डेटा है, उसमें से तुमको 4,80,000 मिला, 4,50,000 मिला, 4 लाख मिला, 3 लाख मिला, चाहे तुमको कितना ही लॉस हो जाए वो हमको नहीं पता, हम तुमको सिर्फ 20,000 रुपया तक देंगे, ठीक है। फुल रिकोर्स होता है तो भले ही उसको 3 लाख मिलता तो हम 2 लाख रुपये उसको देते हैं, 4 लाख मिलता तो उसको 1 लाख देते हैं। वो फुल रिकोर्स मतलब फुल रिस्क मेरे पास है। अगर नो रिस्क रहता है तो उसको 3 लाख मिले, 5 लाख रुपये मिले, 0 रुपया मिले, मेरे पास कोई रिस्क ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं उसको देंगे। लेकिन यह पार्शियल रिकोर्स है, भले ही तुमको 3 लाख रुपया से मिला, 2 लाख नहीं मिला, हम तुमको 20,000 देंगे, ठीक है। तो ये पार्शियल रिकोर्स का क्वेश्चन है। तो इसमें पहला एंट्री बनेगा एकदम नॉर्मल एंट्री बनेगा, ये सोच के कि ये नो रिकोर्स है, हमारे पास कोई रिस्क नहीं है, तो उसका एंट्री क्या बनता है? नॉर्मल एंट्री बनता है कि हम लोग टी रिकग्नाइज कर देते हैं। ये पहला क्वेश्चन, पहला जो एंट्री होगा वो ये सोच के बनेगा कि ये नो रिकोर्स है। तो क्वेश्चन आंसर जनरल एंट्री क्या? कैश अकाउंट डेबिट 4.5 लाख, पीएल जो भी हमारा लॉस हुआ है अति करने में 50,000, टू डेटर 5 लाख हो गया। ये नॉर्मल एंट्री बना पहला। अब दूसरा एंट्री है, देखो भाई हम लोग पूरा 5 लाख का डेटर तो डी रिकग्नाइज कर दिया, तो हमारा कोई रिस्क नहीं है इसको। लेकिन अभी क्वेश्चन में तो ये बोला कि 20,000 का रिस्क है, तो उस रिस्क को हमको इनिशियली रिकग्नाइज करना होगा। तो ये जो रिस्क है उसको रिकग्नाइज करने के लिए तुमको रिस्क क्या है? लायबिलिटी है तुम्हारा, तो लायबिलिटी क्रेडिट है, देखो लिखा गया टू एसोसिएटेड लायबिलिटी 20,000। लायबिलिटी तुम क्रिएट कर लिया 20,000 का, तुम्हारा क्रेडिट हो गया। तुम्हारे बैलेंस शीट में देखो, डे 1 बैलेंस शीट में देखो दिख रहा है ए लिख दिए है, AL 20,000 से अब दिख गया। लेकिन यहाँ पे 2AL क्यों? डेबिट में भी तो कुछ अमाउंट जाएगा ना डेटा, डेबिट में उसकी जगह जाएगा कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट इन एसेट CIA। तुम क्रेडिट किए हैं 2 एसेट है, डेबिट में कुछ जाएगा तो डेबिट में क्रिएट कर दो CIA, वो एक एसेट है, उसको एसेट मान लो। तो देखो तुम्हारे बैलेंस शीट में CIA जा रहा है 20,000 का, CIA अकाउंट डेबिट 20,000 टू AL 20,000। तुम अभी क्या किए? तुम अपना रिस्क जो था 20,000 का उसको तुम इनिशियली रिकग्नाइज किए, चलो रिकग्नाइज कर दिए, ठीक है। जब तुम्हारा बैलेंस शीट में डे 1 बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है? AA 20,000, डेटर 0, क्योंकि डेटर 0 क्योंकि तुम पूरा डी रिकग्नाइज कर चुके हो, 0 हो चुका है। और CIA 20,000, लायबिलिटी में 20,000 है, CI और एसेट में 20,000 है तुम्हारा। दोनों का नेट ऑफ करोगे तुम बैलेंस शीट में कितना अमाउंट है? 0 ही ना है। तुम कुछ तो रिकग्नाइज किया नहीं, कुछ तुम्हारा नेट इफेक्ट पड़ा ही नहीं, लेकिन इसको लिखोगे क्योंकि बाद में काम आएगा, ठीक है। अब तुमको तीसरा जर्नल एंट्री बनाना है। क्या क्वेश्चन में और बात लिखा होगा कि कंपनी बोला है कि 20,000 रुपये तक देंगे, लेकिन कंपनी को ऐसा क्या लगता है कि मैक्सिमम अगर डेटर फैक्टर पैसा नहीं देगा, वो हो सकता है कि 5,000 रुपया उसको बैड डेट हो जाए, तो हम 5,000 देंगे। वो एक्सपेक्ट कर लिया कंपनी कि चलो 20,000 का तो नहीं पता कि 20,000 उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये श्योर है कि मतलब कि 20,000 तक का तो उसको श्योर है कि 15,000 उसमें मिल ही जाएगा, कोई हालत नहीं। हो सकता है कि 5,000 फैक्टर को नहीं मिले, तो उसको हम लोगों को अपने बुक्स में मान लेना होगा और लिख लेना होगा कि 5,000 रुपया हम जाने वाला है। तो जब जाने वाला होगा क्या एंट्री लिखेंगे? PL अकाउंट डेबिट
पी एल अकाउंट डेबिट टू कुछ करेंगे तो टू करके जाएगा पी एल में, तो अपने आप एक्सपेंस हो जाएगा। तो टू क्या करेंगे, टू एसोसिएट लाइबिलिटी, जो ए एल अभी किए थे ना, क्रिएट किए थे लाइबिलिटी को, जो रिस्क वजह से, उसी को फिर से क्रिएट कर देंगे। तो अभी तुम्हारा एसोसिएटेड लाइबिलिटी 5,000 से और क्रिएट हो गया, तो टोटल एसोसिएटेड लाइबिलिटी कितना हो गया, 25,000 का। तो एक बात बताओ, तुम्हारा टोटल लाइबिलिटी तो 20,000 का होने वाला है, लेकिन तुम 25,000 क्यों लिख रहा है? और अभी तुमको समझाया था बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्यों? सी आई ए 20,000 का था, उधर ए एल 20,000 का था, दोनों को काटोगे तो 0 बचेगा। तो तुम्हारा ए एल है एग्जैक्टली कितने का, लाइबिलिटी तुम्हारा बढ़ कितना रहा, सिर्फ 5,000 का ना, 2020 तो कट गया, तो लाइबिलिटी तुम्हारा 5,000 डेटेड 0 है, नॉर्मल बात है, ठीक है। यहाँ तक है जो आई सी आई में लिखा हुआ है सारा बात। अब हम लोग आगे बात करेंगे जो सर पढ़ाए हैं फर्स्ट एक्स्ट्रा। देखो मेरे भाई, जो जर्नल एंट्री बनेगा, सुनो क्या कि ये सब कर लिए हम लोग, सब कुछ कर दिए, ठीक है। कि पहला तो हम लोग अपना डेटर को डी रिकग्नाइज कर दिए पूरा 5 लाख से, लेकिन अभी 20,000 रखे हुए, तो 20,000 का रिस्क क्रिएट किए सी आई ए टू ए एल, और उसका फिर 5,000 का एक्सपेक्टेड जो है उसको क्रिएट कर दिए पी एल टू ए एल। अब हम लोग बात करते हैं क्या हुआ रियलिटी में, कि फैक्टर गया पैसा लेने डेटर से, 5 लाख का डेटर था उसके पास, हम उसको 5 लाख का सामान दिए थे, 5 लाख उसके पास डेटर था, लेकिन उसको मार्केट से मिल रहा है 4,90,000, उसको हो गया 10,000 का लॉस। ठीक है भाई, इसको 10,000 का लॉस हो गया है, हम बोले थे कि तुमको 20,000 तक देंगे, तो अब तुम 200 रुपये दे ही सकते हैं क्योंकि हम माने हुए थे। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, देखो भाई तुम्हारे बैलेंस शीट में जो भी डेटा दिख रहा है ना, पहले तुमको उसको रिवर्स करना होगा। जब भी तुम्हारा वो फैक्टर उसके पास पेमेंट लेने गया है, तो तुमको अपना जर्नल एंट्री बनाना होगा जो तुम्हारा बैलेंस शीट का रिवर्सल होगा। एसेट साइड में तुम्हारा सी आई ए दिख रहा है, तो सी आई ए को करो डेबिट 20,000 से, सी आई ए तो एसेट है तुम्हारा, एसेट को करो क्रेडिट, टू सी आई ए देखो 20,000 से क्रेडिट है। लाइबिलिटी में तुम्हारा ए एल 25,000 से दिख रहा है, अब ए एल को क्रेडिट डेबिट करो 25,000 से, देखो हो गया 25,000 से क्रेडिट, ठीक है। अब तुम कंपनी वाले को क्या नाम है, जो फैक्टर है, फैक्टर को तुम कितना कैश दे रहे हो, 10,000, क्योंकि उसको 10,000 का लॉस हो, तो तुम कैश दे रहे हो 10,000 रुपये। तो जब तुम अभी जर्नल एंट्री देखोगे, जब अभी देख रहे होगे, तो ए एल 25,000, टू सी आई ए 20,000, टू कैश 10,000, क्रेडिट साइड तुम्हारा 30,000 है, 20,000 प्लस 10,000, ऊपर ए एल तुम्हारा डेबिट में 25,000 है, तो 5,000 का डिफरेंस है, तो 5,000 का डिफरेंस पी एल में चला जाएगा, ठीक है। ये जर्नल एंट्री बनेगा जब ये गया था डेटा फैक्टर पैसा लेने, लेकिन उसको सिर्फ मिला 4,90,10,000 में मिला। इस ई जर्नल एंट्री का वैल्यू क्या होगा भाई, वैल्यू ये लगा कि जो भी तुम्हारे बुक्स में दिख रहा था पहले तो उसको हटा दिए, सी आई ए को हटा दिया, ए एल को हटा दिया, ठीक, ये दोनों हटा दिया। अब तो कैश भी दिया है कंपनी फैक्टर को, तो कैश का भी एंट्री डाल दिया। पी एल सिर्फ 5,000 गया, तुमको एग्जैक्ट लॉस कितना का हुआ, 10,000 का लॉस हुआ, क्योंकि 5 लाख का डेटर था तो उसको सिर्फ 4,90,000 मिला, तो हम कंपनी को 10,000 देना पड़ा। लेकिन पी एल अभी वाले एंट्री में तो पी एल तो सिर्फ 5,000 आया है, 10,000 आना चाहिए था। अरे नहीं मेरे भाई, 10,000 क्यों आएगा, तुम पहले ही एक बार पी एल में बुक कर चुके हो तो 5,000। देखो जर्नल एंट्री सी पेज नंबर 166 पे, जब हम लोग क्या बोले कि एक्सपेक्टेड था हमको कि 5,000 तो हमको देना ही पड़ेगा, पहले ही हम पी एल टू एसोसिएटेड लाइबिलिटी 5,000 उसमें पी एल में 5,000 से किए हुए थे, और फिर हमको करना पड़ा 5,000, तो 5,000 5,000 10,000, एग्जैक्ट 10,000 का लॉस होगा, फिर 10,000 का होगा, बात खत्म। वैसे ही केस डी जो है उसमें अति को फैक्टर को 5 लाख पूरा मिल गया, 5 लाख का था डेट, उसको 5 लाख मिल गया, फैक्टर को कोई लॉस ही नहीं हुआ, ठीक है भाई, फैक्टर को लॉस नहीं हुआ, लेकिन हमको जर्नल एंट्री तो बनाना होगा। तुमको बोले थे जैसे ही फैक्टर जाएगा पैसा लेना वो जर्नल एंट्री बनाना होगा, हमारा कोई लॉस नहीं हुआ, तो नॉर्मल एंट्री बना दो, जो बुक्स में दिख रहा है पहले उसको हटाओ, ए एल तुम्हारा लाइबिलिटी है, क्रेडिट है उसको डेबिट करो, जो और जो डेबिट और जो तुम्हारा एसेट सी आई ए डेबिट था उसको क्रेडिट करो। तो ए एल तो 25,000 से था, सी आई 20,000 से था, फिर डिफरेंस आ गया 5,000 का, तो 5,000 पी एल में डाल दो, पी एल में डाल दो, तो पी एल तो यहाँ क्रेडिट हो रहा है, पहले तुम पी एल को डेबिट किया था 5,000 से, क्योंकि एक्सपेक्टेड था 5,000 लॉस हो जाएगा, लॉस से को नहीं हुआ, अभी तुम पी एल क्रेडिट किया 5,000 से, इधर 5,000 तुम क्रिएट किया और फिर 5,000 इधर किया, नेट वैल्यू 0, बात खत्म। और तुम वैसी केस सी भी है वैसी कर देना, इलस्ट्रेशन 1 केस सी वैसी है, ठीक है, समझ लेना। इलस्ट्रेशन 114 का ए बी सी दिया हुआ है क्वेश्चन बुक में, ये सब कुछ सेम है, इसमें भी बहुत इजी है, लेकिन एक चीज़ देखना उसका कंबाइंड एंट्री मारा हुआ है। हम लोग जो जर्नल एंट्री बी करते हैं सी आई ए अकाउंट डेबिट टू ए एल, जो एक्सपेक्टेड जो हम मानते हैं कि हम इतना पैसा आपको देंगे, जैसे 20,000 का, तो उसका एंट्री बी में बनता है सी आई ए टू ए एल 5, तो उसमें हम लोग 20 किए थे, और उसके बाद फिर से अपना एक्सपेक्टेड रहता कि इतना तो जाएगा ही, तो पी एल टू ए एल करते हैं, उसको फिर करते हैं अपना 5,000 से। तो लेकिन ऐसे क्या बोलता है कि तुमको ये 2 एंट्री नहीं देना है,
कि तुम ये जो लिख रहे हो ना PL to L, तुमको ये नहीं करना है, तुमको पूरा का पूरा CIA to AL पूरा का पूरा तुमको 25,000 से करना है। तुम ये नहीं कर सकते कि CIA to A 20,000 फिर PL to AL 5,000, तुम ऐसे नहीं करोगे। तुम क्या करोगे, पूरा CIA to AL 25,000। वैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, CIA to AL 5.5, ये नहीं किया CIA to AL 5 उसके बाद PL to AL 0.5, नहीं CIA to AL, PL का कोई पॉइंट नहीं रखा है। ये हिसाब से गलत है लेकिन ऐसे ही किया है, तो तुम भी यही करो, ख़त्म।